Good morning, all of you. Class 9. Today we are going to progress further in our chapter, first chapter of physics, that is motion, है ना. कल जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब सेशन एंड हुआ था तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो वहीं से आगे चैप्टर को प्रोग्रेस करते हैं, है ना. तो जिस जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वो क्या था? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो जो लास्ट टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसको बोले थे? किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना. टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का कहने का मतलब है, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ए है ना, और ये पॉइंट बी है ना. तो ये दो अलग अलग पॉइंट है, तभी तो दोनों को अलग अलग नेम से रिप्रेजेंट किया गया है. तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को, है ना, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दैट इज वाई लाइन सेगमेंट AB will be डिस्प्लेसमेंट ठीक है. इन दो पॉइंट्स ए और बी के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कहेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगा जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा. दैट इज वाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्प्लेसमेंट को, लाइन सेगमेंट ए बी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. इन ए और बी के बीच में और भी पाथ हो सकता है ना, और भी पाथ हो सकता है, बट दे कैन बी ओनली द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. They will not be considered as displacement because they are not the shortest distance, है ना. The shortest distance between AB is line segment AB, which is the straight line joining these 2 points A and B, and hence the line segment AB will be considered as the displacement between 2 points A and B. अब इस आगे इससे प्रोग्रेस करते हुए जिस चीज को हम लोग डिस्कशन में शामिल करेंगे वो क्या है कि ये बात तो तय है किसी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही डिस्टेंस से छोटा होगा, बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही ना डिस्प्लेसमेंट होगा. तो हमेशा ही किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा, बिकॉज डिस्टेंस जो है वो उन दो पॉइंट्स के बीच का कोई भी दूसरा लेंथ हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स. अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट बात हमारे डिस्कशन में अब शामिल होगा वो क्या है कि बोलेंगे डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस जो है इसका मैग्नीट्यूड होता है, बट इट डजंट हैव एनी डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है ना. क्यों? जैसे कल जो डायग्राम मैंने बनाया था, एक बार फिर हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, है ना. ये अगर मान लेते हैं ये दो पॉइंट है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर ये एक डिस्टेंस हम मान लेते हैं, है ना, तो दिख रहा है कि यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर, मान लीजिए नाम ये P है, ये Q है ना. इस पॉइंट P से Q तक जाने के दौरान जो डिस्टेंस है उसमें कई बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना. एक बार देखिए डायरेक्शन इधर है, फिर जब मुड़ गया तो डायरेक्शन चेंज हो गया,
फिर डायरेक्शन उधर हो गया, फिर डायरेक्शन इधर हो गया। इसका मतलब देयर आर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस वेयर द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज्ड। डायरेक्शन जो है वो कई बार ऐसा हुआ कि वो चेंज हो गया, है ना, दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे यहीं पे देखिए, इस मोड़ पे आने के बाद डायरेक्शन इधर था, मुड़ के फिर इधर हो गया, दिख रहा है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया, है ना। तो जब डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, during the whole journey from point P to point Q, the moving object has changed its direction number of times. That means there was not definite direction of the whole journey. पूरे दूरी को तय करने के दौरान जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, जो पॉइंट P से Q तक जाएगा, वो कई बार अपने डायरेक्शंस को चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो यहां से पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q तक पहुंचने के दौरान वो एक डिफिनिट लेंथ, एक डिफिनिट दूरी को तो तय किया है, लेकिन एक डिफिनिट डायरेक्शन में नहीं ट्रैवल कर रहा है, उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस, जब भी कोई दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा तो उसका मैग्नीट्यूड तो होगा, बट मैग्नीट्यूड फिक्स होगा, डिफिनिट होगा, बट डायरेक्शन उसका डिफिनिट नहीं होगा। द डायरेक्शन ऑफ द होल लेंथ विल चेंज नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार ऐसा होगा जब डायरेक्शन उसका चेंज होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए घर से निकले किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, ऐसा नहीं है कि घर से निकलने पर अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में ही चलते चले गए, ऐसा नहीं है। अगर डायरेक्शन कभी नॉर्थ गए, फिर राइट मुड़ गए, फिर लेफ्ट मुड़ गए, फिर स्ट्रेट गए, फिर राइट मुड़ गए, इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन वाले पॉइंट तक पहुंचने के दौरान हमारा डायरेक्शन कई बार चेंज हुआ। जैसे मान के चलिए, आप अपने घर से निकले, सीधा गए, फिर मुड़ गए, फिर ऐसे 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 गए, और यहाँ पर मान लीजिए आप अपने स्कूल पहुंच गए, ठीक है। और ये पॉइंट ओरिजिन जो है वो आपका होम है ना। घर से निकले तो कई बार हुआ ना कि यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन कुछ और है, फिर यहाँ से यहाँ डायरेक्शन कुछ और है, फिर यहाँ से यहाँ डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ से यहाँ डायरेक्शन कुछ और है। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि आप एक डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं किए, कभी नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल किए, कभी ईस्ट डायरेक्शन में कभी किए, कभी वेस्ट डायरेक्शन में किए, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करते रहे। अगर ऐसा होता कि हम घर से निकलते हैं और यहाँ स्कूल तक पहुंचने के लिए एक डिफरेंट डायरेक्शन में अगर हम ट्रैवल करते, कि होम घर से निकले और स्कूल पहुंचने तक कंटिन्यूअसली अगर हम एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते, तो कहते हैं ना कि होम से निकलने पर स्कूल पहुंचने तक हमको केवल नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल करना। उदाहरण दे रहा है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, है ना, कि घर से निकलने पर स्कूल पहुंचने तक हम बिल्कुल सीधी रेखा में चलना है उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन फाइनल पॉइंट तक डायरेक्शन पूरे जर्नी में कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ। तो इसको कहेंगे डिफिनिट डायरेक्शन और इसको कहेंगे इनडिफिनिट डायरेक्शन। मतलब दिस जर्नी डजंट हैव एनी डिफिनिट डायरेक्शन, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं ट्रेवल करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन टू द फाइनल पॉइंट। वैसे ही इसमें क्या है कि ओरिजिन से लेकर फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के दौरान एक ही डायरेक्शन में चलते गए। तो इस जर्नी और इस जर्नी में अंतर क्या है, इस जर्नी में क्या है कि इस जर्नी में यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के दौरान एक निश्चित दूरी को तो तय किए हैं, लेकिन उस दूरी को तय करने के लिए निश्चित दिशा में नहीं गए हैं, निश्चित डिफिनिट डायरेक्शन में नहीं गए, है ना। उसके विपरीत, उसके ऑपोजिट इस सेकंड केस में क्या है, ये मान लेते हैं ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है ना। इस सेकंड केस में क्या है कि जब ओरिजिन पॉइंट से निकल रहे हैं और डेस्टिनेशन पॉइंट फाइनल पॉइंट तक जब पहुंच रहे हैं, तो उस दोनों के बीच का हम एक निश्चित दूरी भी तय कर रहे हैं, और उस निश्चित दूरी को तय करने के दौरान, ट्रैवल करने के दौरान हम एक निश्चित डिफरेंट डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब वी आर गोइंग इन अ स्ट्रेट पाथ, है ना। तो इस केस में और इस केस में सिमिलरिटी क्या है, दोनों केसेस में लेंथ डिफरेंट है ना। हम इक्वल नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर
ये दूरी और ये दूरी बराबर नहीं कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो दूरी ये होगा, हम इसको नाप सकते हैं ना, इसका कुछ ना कुछ दूरी होगा ना, इसको हम नाप सकते हैं ना, उस लेंथ को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। जो मैग्नीट्यूड वर्ड लिखा है ना, ये मैग्नीट्यूड उस चीज को कहते हैं जिसकी हम गिनती कर सकते हैं न्यूमेरिकली हम जिसकी गिनती कर सकते हैं उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैथमेटिक्स में भी कई बार इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है ना। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इन द न्यूमेरिकल नंबर, डिजिट्स में या नंबर्स में हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसका यूनिट जो भी हो उससे अलग वो मतलब नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि 100 kg 10 लीटर्स, तो 10 100 एक डिफिनेट नंबर है ना। अगर कोई कहेगा कि x लीटर, तो x डिफिनेट क्वांटिटी नहीं ना हुआ, बात सुन रहा है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि इसका कोई ना कोई तो मैग्नीट्यूड है, इसको मेजर करेंगे कि यहाँ से चले और यहाँ तक पहुंचे तो कुछ दूरी तय करेंगे ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है, तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय करेंगे। और इस वाले में भी जब ओरिजिन से निकले और फाइनल पॉइंट डेस्टिनेशन तक जब पहुंचे, इसके बीच में भी कोई एक नापने लायक दूरी होगा। ये वाजिब सी बात है कि इससे ये कम होगा, है ना, क्योंकि इसमें बहुत घुमावदार रास्ता है और ये बिल्कुल सीधा रास्ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, डायग्राम के हिसाब से भी दिख रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है ना। तो इन दोनों केसेस में सिमिलैरिटी क्या हुआ, इन दोनों केसेस में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही फिक्स डिफिनिट मैग्नीट्यूड ऑफ जर्नी को मेंशन कर रहा है, मतलब दिखा रहा है, एक निश्चित दूरी को दिखा रहा है। बट दोनों में डिसिमिलैरिटी क्या है, अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि इस केस में, फर्स्ट केस में डायरेक्शन डिफिनेट नहीं है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूविंग ऑब्जेक्ट जो है, जो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ तक पहुँच रहा है, वो चाहे साइकिल हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो या पैदल हो, कोई व्यक्ति पैदल ही चल रहा हो, है ना। तो जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो एक निश्चित दूरी में नहीं ट्रेवल कर रहा है, उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। बट इसमें क्या है, सेकंड केस में क्या है, निकलने से लेके लास्ट पॉइंट तक पहुंचने के दौरान पूरे जर्नी में द मूविंग ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ डिफिनिट डायरेक्शन, एक निश्चित डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर डायरेक्शन का है, और सिमिलरिटी क्या है, इन दोनों में सिमिलरिटी मैग्नीट्यूड का है। इसी के कंक्लूजन में ये कहेंगे कि ये जो फर्स्ट केस है ये डिस्टेंस है ना, और ये जो सेकंड केस है इसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया, ठीक है। ये इस तरह के जर्नी या लेंथ को या किसी भी तरह के ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को जिसमें लंबाई की बात हो, तो ऐसे लेंथ को हम कहेंगे डिस्टेंस और ऐसे लेंथ को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दोनों में अंतर क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का डिफिनेट डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेट डायरेक्शन होता है। व्हाट इज द सिमिलैरिटी, इट हैज आल्सो गॉट सम डिफिनेट क्वांटिटी, इसका डिफिनेट लेंथ होगा और इसका भी डिफिनेट लेंथ होगा। मतलब दोनों में अगर अंतर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट हैव एनी डिफिनेट डायरेक्शन बट डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज हैज अ डिफिनेट डायरेक्शन। डिस्टेंस का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का हमेशा ही एक डिफिनेट निश्चित दिशा होता है। दूरी दोनों में ही ट्रेवल करते हैं, इसमें भी कुछ दूरी ट्रेवल की है, इसमें भी कुछ दूरी ट्रेवल की है ना। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों का एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होगा, पर्टिकुलर लेंथ होगा जिसको ट्रैवल किया गया, जिसको तय किया गया, एक निश्चित दूरी होगा जिसको तय किया गया। मतलब इसमें भी दूरी निश्चित है, इसमें भी दूरी निश्चित है, ये हुआ सिमिलरिटी, समानता हुआ दोनों में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, है ना। हम कभी भी नहीं कह रहे हैं कि जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसका भी दूरी नापा जा सकता है, इसका भी दूरी नापा जा सकता है। बट डिसिमिलरिटी क्या हुआ, इसमें हम एक निश्चित दिशा को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, हम एक डिफिनेट डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस बार बार चेंज हो रहा है ना। बट इसमें हम लेंथ के साथ साथ ये एक डिफिनेट डायरेक्शन मेंशन कर सकते हैं कि सर्टेन किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, सर्टेन किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, सर्टेन किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। अलग अलग डायरेक्शंस पढ़े हैं ना, डायरेक्शंस होता है ना जी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पढ़े हैं ना। वैसे ही ऐसे होता है, ये
ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये साउथ वेस्ट होता है ना। वैसे ही ये नॉर्थ वेस्ट होता है, ये साउथ ईस्ट होता है। बस में रहा है, ऐसा पढ़े होंगे आप, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, डायरेक्शन चार्ट इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई दूरी एक निश्चित दिशा में तय किया जाए तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, तभी तो वो शॉर्टेस्ट होगा। क्योंकि अगर घुमाव होगा रास्ते में तो वो लंबाई बढ़ न जाएगा, लेंथ बढ़ न जाएगा। जबकि हमको डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, वी हैव टू ट्रैवल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे कम दूरी किसी दो बिंदुओं के बीच में, किसी दो डिस्टेंस, दो अलग अलग निश्चित बिंदुओं के बीच में जो सबसे कम दूरी होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो इसको हम कहेंगे डिस्टेंस और इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब इस पूरे डिस्कशन से एक चीज और निकल के आया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम एक चीज का जिक्र किए, मैग्नीट्यूड, और एक और चीज का जिक्र किए, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का जिक्र किए और डायरेक्शन का जिक्र किए, है ना। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज पहले हम मेंशन कर देते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं किसको है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज को कहते हैं, वैसे क्वांटिटी नापे हुए मात्रा को वैसी मात्रा को कहते हैं, है ना, जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि लेंथ हुआ, लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, मास हम मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम किसी भी एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाला जा सकता है, एरिया, ये सब कैसा क्वांटिटी है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं या नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज होता है, जैसे फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, या और भी बहुत सारा, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, है ना। ये सब क्वांटिटीज जो है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, या वैसे क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ये अलग बात है कि इन सारे क्वांटिटीज का यूनिट अलग अलग होता है। अब एरिया का यूनिट का कंपैरिजन वॉल्यूम से तो नहीं कर सकते हैं, वॉल्यूम का कंपैरिजन वॉल्यूम से करेंगे, एरिया का कंपैरिजन एरिया से करेंगे, मास का कंपैरिजन मास से करेंगे, है ना, वेट का कंपैरिजन वेट से करेंगे, फोर्स का कंपैरिजन फोर्स से करेंगे। अब एरिया का कंपैरिजन फोर्स से करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एरिया का यूनिट कुछ और होता है, फोर्स का यूनिट कुछ और होता है ना। फोर्स का यूनिट जैसे लिखते हैं तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन। अब एरिया का यूनिट तो मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमेशा जब कंपैरिजन करते हैं तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का कंपैरिजन करेंगे, एरिया का कंपैरिजन एरिया से होगा, वॉल्यूम का कंपैरिजन वॉल्यूम से होगा, फोर्स का फोर्स से, वैसे ही प्रेशर का प्रेशर से, है ना। तो ये सब जो है कुछ उदाहरण है फिजिकल क्वांटिटीज का, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, है ना। ये सब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है। अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है ना। अब इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को दो ग्रुप में बांटा गया है। इन सब को नाप सकते हैं ये तो तय है, तभी तो ये फिजिकल क्वांटिटीज है ना। बट इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में बांटा गया है ना, दो कैटेगरी में बांटा गया है। हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल छोड़ देते हैं, ठीक है। दो फिजिकल ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको दो कैटेगरी, दो ग्रुप्स में बांटा गया है ना। उस ग्रुप्स को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। बोलेंगे सर ये दोनों ग्रुप्स में क्या, अगर बांटे हैं, किसी भी ग्रुप को अगर बांटा जाता है तो बांटने का कोई आधार होता है ना। जैसे क्लासरूम में कैसे बांटते हैं, है ना, कि गर्ल्स विल सिट इन वन रो एंड बॉयज विल सिट इन वन रो। तो कैटेगरी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो दोनों के बीच का अंतर है वो क्या है, जेंडर को रखा गया है, लिंग, है ना। जेंडर जैसे अगर कैटेगराइज किए पूरे आपके क्लासरूम को, अगर हम कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू जेंडर,
जेंडर मतलब लिंग, इंग्लिश में पढ़े होंगे ना आप, फेमिनिन जेंडर एंड मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना। तो अगर उस हिसाब से अगर बाइफर्केट करें, बांटे, तो बांटने का आधार क्या है, जेंडर। तो एक कैटेगरी हो गया बॉयज, दूसरा कैटेगरी हो गया गर्ल्स। वैसे ही फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसमें जो कैटेगराइज करने का जो पैरामीटर है वो इस दोनों, ये दो कैटेगरी होता है। वन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, अनदर इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और ये दोनों कैटेगरी किसके लिए है, ये फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सबको दो कैटेगरी में बांटा गया है। वन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, अनदर इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। अब ये तो तय है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सब के सब का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड, नापने पर कुछ ना कुछ मात्रा तो आएगा। तो मैग्नीट्यूड तो सारे फिजिकल क्वांटिटीज का होता है, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनका डिफिनिट, इनडिफिनिट डायरेक्शन होता है। मतलब और कुछ का डिफिनिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को जिनका मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, है ना। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको नापा तो जा सकता है, लेकिन नापने के दौरान उनका दिशा नहीं बताया जा सकता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, है ना। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में साथ उनका डायरेक्शन भी डिफिनिट होता है। मतलब वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके वर्क करने का दिशा तय है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, मान के चलिए फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में या 7 क्लास में पढ़ा होगा कि फोर्स का डेफिनेशन क्या है, अ पुश और पुल, धक्का देना या खींचना। तो एक बात बताइए कि अगर हमको ये ना पता हो कि किस दिशा में धक्का देना है, तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर पुश करना तो कहाँ पुश करेंगे, हमको पता होना चाहिए ना कि किस दिशा में धक्का देना है। वैसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना है, खींचना है ना, तो खींचने पर पता होना चाहिए ना कि किस डायरेक्शन में खींचना है ना। इसका मतलब क्या है, फोर्स जब भी एक्ट होगा तो या फिर पुश करेंगे या पुल करेंगे। तो पुश और पुल करने के दौरान हमको ये पता होता है कि उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट कर रहा है, वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज गॉट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसको नापा भी जा सकता है और उसके वर्क करने का दिशा, डायरेक्शन भी बताया जा सकता है। इसमें एक और एग्जांपल लिख देते हैं, स्पीड, ठीक है। और वैसे ही वेक्टर क्वांटिटीज में आता है आपको फोर्स, है ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ये जानबूझ के हम वेलोसिटी लिखें ताकि आपको अंतर पता चल सके। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर होता है ना। स्पीड किसी दूरी को तय किया गया कुछ समय में, बट दिशा नहीं पता है कि किस दिशा में तय किया गया, है ना। वेलोसिटी का मतलब होता है कुछ दूरी को तय किया गया, कुछ समय में तय किया गया और एक निश्चित दिशा में भी तय किया गया। ये अंतर है स्पीड और वेलोसिटी में। आगे अगले चैप्टर में आपको पढ़ना भी है, तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो उसकी बात करेंगे। अभी ये समझ में आया कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। बोथ आर फिजिकल क्वांटिटीज, दोनों ही क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन इसको नापने पर हम केवल इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, इसका दिशा नहीं बता सकते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है। बट वेक्टर में, वेक्टर क्वांटिटीज ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, इनको भी नाप सकते हैं, लेकिन इनको नापने के साथ साथ इनका
फिक्स मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी, ये जो कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज किस डायरेक्शन में, किस दिशा में काम कर रहा है ना। तो ये अंतर हो गया आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, ये बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिगार्डिंग द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपके बुक में जो ये डिस्कशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, उसके लास्ट पार्ट में दिया हुआ है ना। अब उस आखिरी मुकाम पे पहुंच रहे हैं जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन खत्म हो जाएगा, है ना। कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच के लाइन सेगमेंट के लेंथ को कहते हैं। ठीक है, अभी तक के डिस्कशन में यही निकल के आया है ना। अगर ऐसा हो कि कोई व्यक्ति किसी पॉइंट से निकला, है ना, स्केल का यूज कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ पाए। हाँ, ध्यान से देखिएगा, है ना। अगर ऐसा हो कि कोई व्यक्ति या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर से निकला, ठीक है, बी पर गया, तो ऑब्वियस सी बात है ए से बी का उसका डायरेक्शन ये हुआ। ठीक है, तो ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो वो लाइन सेगमेंट ए बी होगा, है ना। फिर बी से वो ट्रेवल करते हुए पॉइंट सी पर पहुंचा, है ना, और वापस से पॉइंट सी पर से ट्रेवल करते हुए वो फिर से पॉइंट ए पर पहुंच गया। ठीक है, आप डिस्कशन का एम समझ गए ना। एक ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिन से निकला, है ना, बी पर गया, बी से सी पर गया और सी से ए पर पहुंच गया। मतलब उसका ओरिजिन और लास्ट पॉइंट ओरिजिन और डेस्टिनेशन एक ही पॉइंट है, पॉइंट ए, जो कि इस डायग्राम में दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द एरोज ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, है ना। तो उसके डायरेक्शन, ट्रैवल करने के डायरेक्शन के अनुसार अगर देखें, दिशा के अनुसार देखें कि वो किस दिशा में कहां से कहां गया, तो जिस पॉइंट से निकला वो जहां पर भी गया, घूमते घामते फिर वापस वो अपने जिस पॉइंट से शुरू किया था वह वहीं पे पहुंच गया। तो अब अगर हम अपना डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन को चेक करें कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन और डेस्टिनेशन के, ओरिजिन पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट के को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन लास्ट पॉइंट कोइंसाइड कर गया, ए ओरिजिन भी था और ए ही उसका फाइनल पॉइंट भी था, मतलब डेस्टिनेशन भी फाइनल पॉइंट भी यही था। तो जहां से निकला घूम फिर के वहीं पहुंच गया। तो अगर हम ओरिजिन और फाइनल पॉइंट दोनों के बीच का लाइन सेगमेंट अगर हम इस केस में निकालने चाहें तो वो तो जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों तो एक के ऊपर एक आ गया, दोनों के बीच में दूरी अंतर नहीं हुआ ना, दोनों के बीच में तो अंतर ही नहीं हुआ। अगर दोनों पॉइंट अलग अलग होता तब ना दोनों पॉइंट के बीच के में को ज्वाइन करते, लाइन सेगमेंट निकालते, तो बोलते कि दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ओरिजिन एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, अगर मान के चलिए दूसरा एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं, है ना, अगर ये ओरिजिन होता और ये फाइनल पॉइंट होता, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता वही इसका डिस्प्लेसमेंट होता। लेकिन अगर ये पॉइंट घूम के वापस इसी के ऊपर आ जाए तो उन दोनों पॉइंट तो एक दूसरे के एक के ऊपर एक आ गया ना, तो उन दोनों के बीच में तो अंतर ही नहीं रहा ना। दोनों अगर दो अलग अलग जगह पे रहता तब ना दोनों के बीच के अंतर को निकालेंगे। अगर दोनों एक के ऊपर एक आ गया
तो दोनों के अगर एक के ऊपर तो कोइंसाइड कर गया ना, तो कोइंसाइड कर जाने का क्या कारण क्या हुआ, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ना होकर के वो एक ही पॉइंट हो गया, है ना। बात समझ में, आप भले उसको दो नाम से कह रहे हैं, ओरिजिन कह रहे हैं और फिर फाइनल पॉइंट भी उसी को कह रहे हैं, लेकिन जब दोनों एक के ऊपर एक आ गया तो दो अलग अलग पॉइंट नहीं हुआ ना, तो उसका पॉइंट का लोकेशन तो एक ही हो गया ना। अगर एक लोकेशन एक ही हो गया तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट तो जीरो हो गया, लेंथ जीरो हो गया। अगर लेंथ जीरो हो गया तो उन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर लेंथ जीरो हो गई तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो गया। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, जबकि इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच के लाइन सेगमेंट का कोई ना कोई तो लेंथ होगा, कुछ तो लेंथ होगा, है ना। अगर कहेंगे कि इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आ गया। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो तो हमेशा उस मूविंग ऑब्जेक्ट का ट्रैवल्ड डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। बात समझ में आया, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल जवाब नहीं, है ना। एक उदाहरण देते हैं, है ना। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से निकला, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ 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 पूरा घूमते घामते वापस आके यहीं पर उसका जर्नी खत्म हो गया। बात समझ आ गया, वो पूरा उसका जर्नी घूमते घामते इस पूरे जर्नी को ट्रैवल करने के बाद जहां से चला था, है ना, पी पॉइंट से चला, घूमते फिरते इतना सारा दूरी तय करते हुए वो वापस पी पर ही चला आया। ऐसे केस में बोलेंगे डिस्टेंस कितना हुआ जी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट, तो बोलेंगे अरे यहाँ से गया घूमते घूमते मोटरसाइकिल का रीडिंग नोट कर लेंगे कि चले थे वापस घूम फिर के आए, तो यहाँ जब वापस फाइनली पहुंचे तो किलोमीटर रीडिंग में कुछ बताएगा ना, अंतर तो बताएगा कि इतना किलोमीटर दूरी तय किए, तो बोलेंगे जितना किलोमीटर दूरी तय किए वो हो गया डिस्टेंस। ठीक है, मान के चले थोड़ा देर के लिए मान के चलते हैं, एक व्यक्ति अपने गांव से निकला और 8-10 गांव घूमते हुए है ना वापस अपने ही गांव पहुंच गया। तो उतना गांव घूमते घूमते आए हो तो कुछ किलोमीटर दूरी तय किया होगा ना, तो जितना दूरी तय किया बोल देंगे ये डिस्टेंस जो हुआ वो इतना किलो, मान के चलते हैं, थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं, डिस्टेंस जो है वो 5 गांव घूम के आया 20 किलोमीटर, है ना। हम बस एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इतनी दूरी तय करने पर कुछ तो दूरी तय किया होगा, वो जो दूरी तय किया वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो डिस्टेंस है। बात में, तो जहां से निकला था वापस घूमते हुए वापस वहीं पे पहुंच गया, तो उसका डिस्टेंस हुआ 20 किलोमीटर। बोलेंगे अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बोलेंगे अरे ये तो अपने गांव से निकला था और घूमते घामते पूरा गांव 2-4-5 गांव घूमते हुए वापस अपने गांव पर ही चला आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। बोला अरे ऐसे कैसे, डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो गया, बोलेंगे अरे डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों नहीं होगा, वाई डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो बोलेगा अरे 20 किलोमीटर दूरी तय करके आए हैं, बोले जो आप दूरी तय करके आए हैं ना वो डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो डिस्टेंस है। बात समझ आया, ठीक है। तो बोलेंगे अच्छा तो ठीक है डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हो गया ये बताइए, तो बोलेंगे इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम था ना, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कोइंसाइड कर गया, सेम था, इसीलिए उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो वैसे ही किसी भी केस में अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो या कोइंसाइड कर जाए, तो वैसे केस में उस मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो उससे मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा। बात समझ आ गया, उसका डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कहाँ गया, कितना दूरी तय किया, कितना किलोमीटर घूम घाम के आया, उससे मतलब नहीं है। बट क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, कोइंसाइड कर गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होना है, ये तो है। बात समझ आ गया, ये एक आपका इस डिस्कशन का लास्ट पॉइंट था, लास्ट कंक्लूजन था।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जब बात कर रहे हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो क्या पूछ रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं तो क्या पूछ रहे हैं। ये अलग बात है कि दोनों का ही यूनिट सेम होगा, दोनों ही लंबाई को दिखाता है ना, तो दोनों का यूनिट सेम हो सकता है, किलोमीटर हो मीटर हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो यूनिट जरूर होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि दोनों ही लेंथ है ना, तो दोनों का यूनिट सेम होता है। अब आप उसको किलोमीटर में रिप्रेजेंट करिए, चाहे मीटर में रिप्रेजेंट करिए, चाहे सेंटीमीटर में, चाहे आप उसको किसी भी दूसरे लंबा किलोमीटर से भी बड़े यूनिट में रिप्रेजेंट करिए, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट सेम होता है। ये आपके इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट था। ठीक है, अब कल जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जिसके ऊपर चर्चा करेंगे वो है आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। आज के लिए एक लास्ट चीज जो डिस्कशन को एंड करने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना, तो आपका एक सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है आपके बुक में एक सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है ना। हम लोग उस सॉल्व एग्जांपल के ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो सॉल्व एग्जांपल है ना, वो कुछ इस तरीके का है, दिया हुआ है, जो दिया हुआ है हम उसी को आपको बस एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसलिए ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम अंतर कैसे समझेंगे। ठीक है, साउथ और ईस्ट। और हाँ, देखिए अब जो क्वेश्चन आपको जिस तरफ ले जा रहा है वो क्या है, आपको ये दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति है जो पॉइंट ए से चलना शुरू किया, ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, फिर सी से डी तक गया, लेकिन उसके एक जर्नी में एक चीज इलेबोरेट किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि जब वो ए से बी गया तो वो ईस्ट डायरेक्शन में गया। ठीक है, जब बी से सी की ओर गया, जब बी से सी की ओर गया तो वो साउथ डायरेक्शन में गया, नीचे की ओर। अभी वहां पे बनाया था ना डायग्राम, ये डायग्राम बनाया था ना, तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो जब नीचे की ओर जा रहा है तो वो साउथ डायरेक्शन में गया। फिर जब सी से डी की ओर गया तो वो फिर ईस्ट में गया। दिख रहा है ना, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो ईस्ट की ओर जा रहा है ना। जब यहां से नीचे की ओर जा रहा है, तो इज गोइंग टुवर्ड साउथ। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। तो देखिए जो डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है हम उसको डॉटेड लाइन से बनाए हैं, है ना, डॉटेड लाइन से बनाए हैं, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल उसको स्ट्रेट लाइन से दिखाए हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो बोलेंगे डिस्टेंस का डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता, दैट इज द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द मैन। अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो उससे बोलेंगे कि डिस्टेंस निकालो, तो मैंने क्या करो, जो एक्चुअल दूरी वो इंसान तय किया है फ्रॉम ए टू डी, ए से लेके डी तक पहुंचने के दौरान वो जो एक्चुअल दूरी तय किया है दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पर्सन, है ना। वो उस इंसान के द्वारा तय किया हुआ डिस्टेंस वही होगा जो वो एक्चुअल दूरी, वास्तविक दूरी जो वो चल के ट्रैवल किया है ना। तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वो शुरू किया था अपना जर्नी यहाँ से और ख़त्म किया यहाँ पर, तो बोलेंगे ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है ए, एंड पॉइंट है उसका डी, तो ए और डी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, है ना, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, बिकॉज वही दूरी ए से लेके डी तक का जो शॉर्टेस्ट दूरी होगा वो वही दूरी होगा जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा। तो बोलेंगे डिस्टेंस निकालो, तो बोलेंगे डिस्टेंस जो है वो तो एक्चुअल डिस्टेंस तो वो है जो एक्चुअल दूरी वो तय किया है, तो बोलेंगे 1.5 ईस्ट में ट्रेवल किया है ए से बी तक, है ना। फिर उसके बाद जब बी से सी तक गया तो बोलेंगे कितना दूरी तय किया, बोलेंगे तो भाई 2.0 मीटर, 2.0, है ना। फिर बोलेंगे उसके बाद बोलेंगे जब सी से डी गया तो कितना दूरी तय किया, 4.5 मीटर, तो बोलेंगे 4.5 मीटर, ठीक है। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 8 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच में ए से लेके डी तक के ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट, मतलब हमको एडी लाइन सेगमेंट एडी का लेंथ निकालना है, बात समझ में आया, लाइन सेगमेंट एडी का लेंथ निकालना है। तो लाइन सेगमेंट एडी का लेंथ निकालने के लिए आपको यहाँ पे ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। निकल जाएगा, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, निकल जाएगा, लेकिन आपके बुक में ऑलरेडी जो तरीका यूज किया हुआ है देखिए हम उसको एक बार पढ़ दे रहे हैं। लिखा है इट इज फाउंड टू बी 6.3 सेंटीमीटर, है ना। तो जब इस डायग्राम को हम लोग ग्राफ पेपर देखे है ना, ग्राफ पेपर नहीं होता है ऐसा, है उसमें बहुत सारा ऐसा लाइंस वर्टिकली बना हुआ होता है, बहुत सारा ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइंस बना हुआ होता है ना। तो ग्राफ पेपर पे जब इसको प्लॉट करेंगे तो आपने पहले के क्लासेस में पढ़ा होगा स्केल, है ना। स्केल जो होता है, स्केल इज द यूनिट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एक्चुअल लेंथ ऑन द लैंड टू द एक्चुअल लेंथ ऑन पेपर, है ना। तो अगर इसका स्केल लेके चलते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना। अगर 1:1 यहाँ पे स्केल हुआ 1:1, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 1:1 स्केल का मतलब क्या हुआ, अगर हम पेपर पे 1 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे तो हम मान के चलेंगे कि पेपर पे अगर हम 1 सेंटीमीटर लाइन खींच रहे हैं तो वो एक्चुअली में जमीन पर, है ना, पेपर तो छोटा होता है ना, जमीन तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम पेपर पे 1 सेंटीमीटर लेंथ खींचेंगे तो हम मान कर चल रहे हैं कि जमीन पर उसका दूरी 1 मीटर होगा, ठीक है। ये होता है, जैसे अब मान के चलिए आप फिजिकल मैप ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया देखते हैं ना पेपर में, इंडिया का मैप मिलता है बाजार में, तो इंडिया उतना ही बड़ा है जितना बड़ा पेपर में है, उतना ही बड़ा है इंडिया बहुत बड़ा है ना जी, लाखों स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है कि नहीं। तो बोलेंगे तो उतना मैप में स्केल होता है, मैप क्या है, मैप इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो जमीन पर है, जो एक्चुअल लेंथ जो जमीन पर है उसका रिप्रेजेंटेशन ऑन पेपर होता है, दैट इज कॉल्ड मैप। मैप का यही खासियत है ना, ज्योग्राफी वगैरह में पढ़े होंगे आप, ठीक है।
तो उसमें खासियत क्या होता है, तो ज़मीन के लेंथ को, एक्चुअल लेंथ को जब हम पेपर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके स्केल को रिड्यूस कर देते हैं, है ना। तो जो कन्वर्जन स्केल होता है ना, उसका काम क्या है, ज़मीन के पर जो लेंथ है वो लेंथ बड़ा है, पेपर पे जो लेंथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लेंथ छोटा है। तो बड़े लेंथ को जब हम छोटे लेंथ में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्केल सेलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है। यहाँ पर 1:1 लिखने का पर्पस क्या है कि अगर हम पेपर पे 1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींच रहे हैं, है ना, तो हम मान के चलेंगे कि अगर पेपर पे ये 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअली में वो 1 मीटर है। ठीक है, तो इस पूरे डायग्राम को जब हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे और पॉइंट ए से लेके पॉइंट डी तक, क्योंकि ग्राफ पेपर पे ये जो है ये बन सकता है ना, 1.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हॉरिजॉन्टल खींचेंगे, फिर 2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट वर्टिकल खींचेंगे, फिर 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट फिर हॉरिजॉन्टल खींचेंगे, तो ये डायग्राम बन जाएगा ना। जब डायग्राम बन जाएगा तो पॉइंट ए और डी को एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देंगे। जब स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे तो बुक में जैसा आपके लिखा हुआ है कि ग्राफ पेपर पर जब इसको ड्रॉ करेंगे, है ना, तो एडी का जो लाइन सेगमेंट मेजर करेंगे तो वो आएगा 6.3 सेंटीमीटर आएगा। बट अकॉर्डिंग टू योर स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। पेपर पे अगर 1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है तो एक्चुअली में वो 1 मीटर है, तो ये सेंटीमीटर यूनिट जो है वो हट के हो जाएगा मीटर। बात समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकला, 6.3 मीटर। अब देखिए कंपेयर करिएगा, ये जो है ये इससे बड़ा है कि नहीं। तो अभी जस्ट हम डिस्कशन का शुरुआत किए थे आज के सेशन में, तो बोले थे ना कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है। देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, 6.3 मीटर, और डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। बात समझ में आ गया? तो इस कंक्लूजन से हमको क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही एक्चुअल डिस्टेंस से छोटा होता है। तभी तो आप कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल के थ्रू हमको यही समझ में आया कि हमको कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट का जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर हमको डिफाइंड हो और लेंथ सपोर्टिव वे में दिया हुआ हो तो वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। कल हमारा जो क्लास होगा वो हमारा क्लास होगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।